अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं और मुझे उम्मीद है आपको लास्ट लेक्चर आसान था। एज सच कोई उसमें टफ टर्मिनोलॉजी नहीं थी, आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारे पॉलिसीज़ हैं, जो कानून बने हुए हैं ड्रग की हैंडलिंग में, उसका और जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कौन से रूट्स हैं, और उन सबको आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये उसी की कंटिन्यूएशन है जो आपका हमने पहले आपकी जो पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी हैं, उसके बाद हम आज उसी के लिहाज से देखते हैं कि आपकी जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन है वो किन किन रूट से होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, किस टाइप की ड्रग मौजूद होती हैं। तो वो हम आज के लेक्चर में अपनी स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गाइडेंस और पॉलिसी और प्रोसीजर की बात करते हैं। तो it should be assumed and encouraged that individuals are capable of taking charge of their own medication. In the first instance, people who retain medicine for self-administration are responsible for them. अच्छा, तो सबसे पहला जो पॉलिसी है वो ये है, it should be assumed and encouraged that individuals are capable of taking charge of their own medication in the first instance. कि सबसे पहले कोशिश तो यही होती है कि जो पेशेंट खुद है वो बजाते खुद अपनी मेडिसिन खुद ले, किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे। उसके बाद दूसरे नंबर पे ला है, पीपल हु रिटेन मेडिसिन फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। जो भी पेशेंट खुद से मेडिसिन लेते हैं वो अपने खुद जिम्मेदार होते हैं। सर्विसेज मैनेजर एंड रजिस्टर्ड मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट एंड सेफ स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन। इसके अलावा ये लॉ है कि वो कंपनीज जो ड्रग बना रही हैं, ड्रग डिस्पोज मतलब ड्रग का सप्लाई दे रही हैं, उस सर्विस के जो मैनेजर्स हैं, जो रजिस्टर्ड उनकी साइट्स हैं, वो सारे जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो सारे मेडिसिन का जो करेक्ट यूज़ है उसको बताने के लिए उसका जो स्टोरेज का तरीका होता है कि ये 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेफ रहेगी। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ड्रग की डीनेचर हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जो ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर हेल्पफुल है। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं कि हम गाइडेंस की बात कर रहे थे। सॉरी, मैं दरमियान में पॉज पे गई थी। अभी हम गाइडेंस की बात करते हैं। तो गाइडेंस में हमने 3 बेसिक रूल पढ़े कि जो पेशेंट मेडिसिन, हमारी पहली कोशिश होती है मरीज़ खुद अपनी दवाई खुद ले, कोई किसी और पे डिपेंड ना करे। दूसरे नंबर पे हमारी ये है कि जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुद से मेडिसिन ले रहे हैं, वो खुद ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं जिस भी रूट के थ्रू वो ले रहे हैं। तीसरे नंबर पे कि जो हमारी मेडिसिन का रूट है वो जो मेडिसिन का करेक्ट स्टोरेज है, उसकी सेफ स्टोरेज है, वो सारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस मैनेजर्स की है, रजिस्टर्ड मैनेजर्स की है। तो मेक श्योर यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो ये जो पॉलिसी और प्रोसीजर है इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो आप की इससे हैंडलिंग से रिगार्डिंग स्लाइड्स हैं वो आपको समझ आ सकें। अब इसकी रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने की रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आपको पॉलिसी और प्रोसीजर का पता होना चाहिए। वही 3 रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। कौन कौन से थे? एक पेशेंट खुद मेडिसिन ले, यही प्रेफरेंस है हमारी। दूसरा ये था कि आपकी जो ड्रग पेशेंट ने ली है उसका वो खुद जिम्मेदार है। तीसरा ये था कि जो उसकी स्टोरेज है, जो उसका सप्लाई है, वो सारा जो रजिस्टर्ड ऑफिसर्स हैं और रजिस्टर्ड जो फार्मास्यूटिकल के मैनेजर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। लिमिट्स ऑफ प्रैक्टिस
कि आपको पता होना चाहिए कि आप की जो भी प्रैक्टिस है उसकी लिमिट किस हद तक है। आया कि आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आया कि आप जस्ट पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आया कि आप सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या किसी जो सीनियर कंसल्टेंट है उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी, हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पे अपने बहुत से लॉज पढ़े जो आपकी हेल्थ और सेफ्टी की एश्योरेंस देता है। रिस्क असेसमेंट, ये देखना है कि कोई भी जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है या इसके अलावा उसका रूट कौन सा हमने फॉलो किया है, उसमें पेशेंट को क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। जैसे कि अक्सर औकात आपको नेजोफ्रेंजियल ट्यूब का पता होगा, एनजी ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसकी इंसर्शन के दौरान पेशेंट को के लिए ये प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है। पेशेंट उसके अलावा उसके बाद पेशेंट के साथ उसके माउथ में रैशेस या उसके जो फ्रिक्शन की वजह से उसके पूरी जीआईटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका ये सारे जो रिस्क हैं इस सबको देखना ज़रूरी है। इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है जैसे उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है उसको देखें, ताकि जब भी आप किसी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके लिए आपने खुद प्रिकॉशन ली है, और कोई इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़ है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन चार्ट होता है। जैसे आजकल कोविड-19 के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन चार्ट बनाया हुआ है कि एक दूसरे से इतना फासला रखें, एक दूसरे स्नीजिंग के वक्त अपना एल्बो स्नीजिंग और कफिंग के दौरान एल्बो को माउथ के पास प्लेस करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने। ये एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का चार्ट होता है। तो कोई भी डर्माटोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाए उसके लिए भी इसी तरह फॉलो किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, अगर आपने कोई मेडिसिन खा रहे हैं या कोई इनटेक कर रहे हैं तो देखें आपकी जो भी मेडिसिन है वो पेशेंट के जो उसके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नासमझ बच्चे हैं, उन सब से ये दूर रखें। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका क्या मतलब है कि जो भी पेशेंट की उसकी जिसके लिए वो मेडिसिन ले रहा है, जो उसकी डिजीज़ है, वो सारी आप उसको मुख्फी रखें, उसका सीक्रेट बना के रखें, हर किसी के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर करना है तो वो किसी जो सीनियर कंसल्टेंट होता है उसके साथ कर सकते हैं, वो भी इस सूरत के आप पेशेंट की जो बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो। अदरवाइज उसके जो भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। हम पढ़े हैं रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट केयर, ठीक है। अब हम सबसे पहले रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखा, उसके बाद हमारी प्रैक्टिस की लिमिट्स क्या हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, उसके साथ रिस्क की असेसमेंट हमने देखनी है। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन है उसके लिए कौन सी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को फॉलो करना है। हमारी अगर कोई पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके लिए दूसरों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए गाइड करना है। हमने पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसका जो सीक्रेट है कि वो किस लिए मेडिसिन ले रहा है, उसको अपने मतलब के उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की बात करें। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है? प्रिस्क्रिप्शन कंप्यूटर जनरेटेड और रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द रिक्वायर्ड मेडिकेशन लीगल डॉक्यूमेंट। अब प्रिस्क्रिप्शन हम आपको कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई मेडिसिन का डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो उसके ऊपर उसने सारी हदायत लिखी होती हैं फार्मासिस्ट के लिए कि कौन कौन सी उसने मेडिसिन डिस्पेंस करनी है पेशेंट को। अब बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इन्फॉर्मेशन क्या होती है। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इन्फॉर्मेशन एक किसी इंक मार्केट के साथ पेशेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जो डॉक्टर है उसका पता होना चाहिए, उसके सिग्नेचर, उसका नाम, मेडिसिन के कौन कौन से नाम हैं, प्रॉपर नाम होना चाहिए जिस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है कि एक दिन में
में कितनी डोज लेनी है, 1 महीने में कितनी लेनी है, वो सारी डोज की फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम वगैरह मेंशन होना चाहिए। अब बात करते हैं फार्मेसी लेबल फॉर डिस्पेंस्ड मेडिसिन। अब उसके ऊपर जो फार्मेसी वाले, जो फार्मेसी पे जब आपको मेडिसिन डिस्पेंस कर देते हैं तो वो आपको जो स्लिप देते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। वो है डेट ऑफ डिस्पेंसिंग, किस दिन दवाई उसको दी, किस दिन दवाई पेशेंट ने ली। ठीक है, मतलब कि अगर फार्मेसी पे कोई पेशेंट जाए तो उसको जो पर्ची बना के दी जाती है ना मेडिसिन की, जो बिल बनता है उसके ऊपर किस दिन मेडिसिन पेशेंट ने परचेज की है, या जो भी आपने फ्री दी है या उसने परचेज की है, तो उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए, पेशेंट का नाम, उसका जो मेडिसिन ली है उसका नाम, उसकी स्ट्रेंथ के मतलब कि 250 mg है, 150 mg है, 50 mg है, कितने की उसकी स्ट्रेंथ है, क्वांटिटी कितनी है, एक टाइम पे 1 लेनी है, 2 लेनी है, इसने 7 दिन की ली है। डोज की फ्रीक्वेंसी, यही बात आ गई कि डोज के 1 दिन में कितना रिपीटेटिवली उसने मेडिसिन को इनटेक करना है। रूट एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साथ ही जो फार्मेसी होती है वो आपको ये भी बताते हैं ना कि ये दवाई सुबह नाश्ते के बाद खानी है, इसका इंजेक्शन लगाना है, ये पीनी है। तो ये सारी चीज़ें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टाइमिंग में आ जाती हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, उसके अलावा पेशेंट को हदायत देनी है कि जितना डॉक्टर ने टाइम स्पेंड दिया है, अगर 2 मंथ का है मेडिसिन तो 2 मंथ खाएं। इसके अलावा ये बच्चों के बोन से दूर रखें, इस तरह की जो भी सारी प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन होती हैं। तो 2 तरह की प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ी, एक वो जो डॉक्टर लिखता है, एक जब डॉक्टर लिखता है फार्मेसी के लिए। ठीक है, उस स्पेसिफिक उसके ऊपर पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट की बीमारी के बारे में लिखा होता है, उसके अलावा उसके ऊपर जो मेडिसिन की डोज है, नेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये सारा मेंशन होता है। साथ उसके बाद बात करें, जब वो पेशेंट फार्मेसी पे लेके आता है वो डॉक्टर की पर्ची, फार्मेसी वाले एक बिल जनरेट करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, उसके ऊपर किस दिन किस डेट को दी है मेडिसिन, उसका पेशेंट का नाम होना चाहिए। उसके अलावा जो फार्मेसी की स्टैंप होनी चाहिए, उसके अलावा नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन के को कितनी हमने दी है, उसके पेशेंट को इंस्ट्रक्शन कर दो, उर्दू में समझा दो, पंजाबी में समझा दो, सराइकी में समझा दो। तो ये सारी प्रिस्क्रिप्शन के कौन सी होती है, जो फार्मेसी वालों ने लेबल्ड की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन की। कुछ होती हैं मेडिसिन जो पेशेंट खुद ब खुद जाके ले ला, सर दर्द है भाई पैनाडोल दे दो, बुखार है बच्चों को कालपल दे दो। तो इस तरह की कुछ मेडिसिन होती हैं जो ओवर द काउंटर मेडिसिन उसको बोलते हैं, ओवर द काउंटर या जनरल सेल लिस्ट मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जो लोग खुद से खुद को प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, सर दर्द है पैनाडोल लिया, डिस्प्रिन लिया, पेट खराब हो गया फ्लैजल ले ली, या इस तरह की भी जो भी ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जिसमें सबसे जो फेमस है वो पैनाडोल है। अच्छा, अब उसके अलावा फार्मेसी मेडिसिन, वो मेडिसिन जो जस्ट फार्मेसी पे अवेलेबल होती हैं। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं वो तो किसी नॉर्मल से जनरल स्टोर से भी मिल जाती हैं, किसी जो कोई भी मार्केट में किसी भी जगह पे अवेलेबल होती हैं, घरों में मौजूद होती हैं। फार्मेसी मेडिसिन वो जो आपको जस्ट फार्मेसी से मिलेंगी। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन वो मेडिसिन है जो सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ही फार्मेसी वाले पेशेंट को इशू करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होगी, वो जो जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक जो फार्मेसी वाले हैं वो पेशेंट किसी भी इंडिविजुअल को वो ड्रग नहीं सेल करेंगे। कंट्रोल ड्रग्स वो ड्रग्स हैं
कंट्रोल ड्रग वो ड्रग्स होती हैं जो कि जिस पे हुकूमत ने बैन लगाया होता है। जैसे मैंने आपको बताया हीरोइन है, वो ड्रग एडिक्शन के लिए जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, अक्सर लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसको पेशेंट जो हुकूमत है उसने बैन लगाया होता है, तो वो ऐसी मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब ना करते हैं, ना किसी को उसकी सेल परचेज का अथॉरिटी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक मेडिसिन, जो ऐसे होम्योपैथिक की मेडिसिन का पता ही है, वो जो सफ़ेद सी गोलियां होती हैं, ऐसी प्लेट सा ऊपर लगा होता है, पता नहीं वो क्या मतलब कि उसकी स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, वो सब ने किसी ना किसी वक्त में खाई तो ज़रूर होंगी। तो वो हमारी होती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, ये भी मेडिकल स्टोर में प्रेजेंट होती हैं। मोस्टली ये जर्मन की बनी होती हैं, जर्मन वाले, और कुछ पाकिस्तान मेड भी होती हैं। होमली रेमेडीज़, कुछ होम जो ऐसे तरीके का जो घरों में जो देसी दवाइयाँ टाइप होती हैं, उसको होमली रेमेडीज़ बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने मेडिसिन की क्लासिफिकेशन देखनी है फार्मेसी के, या जिस तरह वो हमें मार्केट में अवेलेबल है उस लिहाज से। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन वो जो बगैर पर्ची के आपको मार्केट से मिल जाती हैं, फार्मेसी जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फार्मेसी मेडिसिन वो मेडिसिन जो जस्ट हमें फार्मेसी पे ही अवेलेबल होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन वो मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कंट्रोल ड्रग्स वो हैं जिसके ऊपर हुकूमत ने बैन लगाया होता है और वो हमें उसके सप्लाई पे बैन होता है, वो किसी को नहीं मिल सकती। होम्योपैथिक और होमली रेमेडीज़ का मैंने आपको बता दिया। अब टाइप्स ऑफ मेडिसिन की बात करें तो इन सारी मेडिसिन की कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन वगैरह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी इसके फिलहाल नाम देख लें। एंटीबायोटिक्स होती हैं, एनाल्जेसिक होती हैं। एंटीबायोटिक्स वो जो बैक्टीरिया के खिलाफ हम यूज़ करते हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल तो उसके लिए यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक वो जो पेन किलर्स होती हैं। एंटी एरिथमिक्स वो जो हार्ट के लिए यूज़ होती हैं, कुछ अरिथमियाज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट साइकोलॉजिस्ट जो प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटी एसिड आपके जो स्टमक की जो एसिडिटी होती है और स्टमक के इश्यूज होते हैं उसके लिए एंटासिड यूज। एंटीकोआगुलेंट्स ब्लड को कोई ट्रॉमा के केस में या ब्लड की जब कोई कैपिलरीज पे आर्टरीज कैपिलरीज में इस पे कट लग जाए तो उसके लिए उसके ब्लड क्लॉटिंग के लिए एंटीकोआगुलेंट्स यूज़ करते हैं। एंटी हिस्टामिन एलर्जी के लिए यूज़ होती हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जैसे पेशेंट जिनका हाइपरटेंशन की वजह से बीपी ज़्यादा हो गया उसको डाउन करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करते हैं। एंटी साइकोटिक सेम वही आ गई जो दिमागी मरीज होते हैं उनके लिए। साइटोटॉक्सिक वो मेडिसिन जो किसी ने अगर पॉइजन वगैरह ले ली है तो उसको ख़त्म करने के लिए साइटोटॉक्सिक मेडिसिन यूज़ करें। डायूरेटिक्स आपकी डायूरेटिक्स भी जो हार्ट होता है हार्ट के इश्यूज़ होते हैं उसके लिए यूज़ होती हैं। ड्रेसिंग वही जो आप की कोई वूंड की सूरत में ज़ख़म हो गया उसके लिए ड्रेसिंग यूज़ करते हैं। हार्मोन आपको पता है सारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड और ये सारे जो हार्मोन रिलीज करते हैं तो उन सबको वो एज ए मेडिसिन भी मिलते हैं हार्मोन इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। इंसुलिन भी मिलती है मार्केट में। डायबिटिक पेशेंट के लैक्सेटिव्स क्या होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के दौरान जब कॉन्स्टिपेशन को मिनिमाइज या उसको ट्रीट करने के लिए लैक्सेटिव यूज़ किए जाते हैं। उन मेडिसिन को लैक्सेटिव बोला जाता है। स्टीरॉयडल मेडिसिन डिफरेंट किस्म के आपकी जो बॉडी के अंदर स्टीरॉयडल हार्मोन है उसकी अगर उसको एज ए डोज अप्लाई किया जाए तो स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। अब कुछ हम नेम की बात करें मेडिसिन को नेम किस तरह दिया जाता है। जैसे ये अप्रूव्ड नेम है और प्रोप्राइटरी नेम है। ये वो नेम है जो मेडिसिन का फार्मूला नेम होता है। ये वो नेम है जो मार्केट में मौजूद होती हैं जिस नाम से मार्केट में बेची जाती हैं। अब अप्रूव्ड नेम एस्पिरिन है वो मार्केट में एनाडिन के नाम से मिलती है। आइबुप्रोफेन है वो न्यूरोफेन के नाम से मिलती है। पैरासीटामोल कैलपोल या हेडेक्स के नाम से मिलती है। फ्लोक्सिडीन
प्रोजैक के नाम से मिलती है, ठीक है। अब ये वो नाम होते हैं, अप्रूव्ड नेम वो जो फार्मूला के साथ होते हैं, प्रोप्राइटरी नेम वो होते हैं जो मार्केट में जिस नाम से ब्रांड सेल कर रहा होता है। अब ड्रग को किस फॉर्म में मिलते हैं? ड्रग टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं, पिसी हुई फॉर्म में भी होते हैं। पिसी हुई फॉर्म में अक्सर वो जो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अक्सर पिसी हुई फॉर्म में मिलती हैं। पैचेस की फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे मैंने आपको आपको पैचेस बताए थे, जिसके अक्सर औकात होता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एंटीबायोटिक लगी होती है या एंटीहिस्टामिन लगी होती है, या जो सिपरेट वगैरह होते हैं उसके पैचेस होते हैं, या कोई जैसे कि हो गया एनाल्जेसिक, वो पैचेस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। सिरप्स की फॉर्म में भी मिलती है, स्प्रेज एंड ड्रॉप, स्प्रे और ड्रॉप की एयर ड्रॉप जैसे होते हैं। स्प्रे मतलब कि जो इनहेलर अस्थमा के पेशेंट में यूज़ किया जाता है उसकी फॉर्म में। क्रीम एंड ऑइंटमेंट, क्रीम्स जो आप कोई भी जो आउटसाइड ऑफ द स्किन, मतलब स्किन के ऊपर जो लगाते हैं ऑइंटमेंट वगैरह, उसके लिए डर्मल यूज़ के लिए क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट मौजूद होती हैं। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आपके इंट्राओकुलर, इंट्राओरल, मतलब के इंस्टिलेशन। अब इंट्राओकुलर की बात करें तो इंट्राओकुलर वो ड्रग्स होंगी जो आप आईज के अंदर ड्रॉप्स डालते हैं। इंट्राओरल वो होंगी जो आप एयर के थ्रू डालते हैं। एयर के कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए यूज़ करते हैं। इंस्टिलेशन वो मेथड होता है जब किसी वाटर की फॉर्म में, जैसे आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, इनकी फॉर्म में आप कोई ड्रग्स इनटेक कर रहे हो। अब टॉपिकल वो जो जस्ट क्यूटेनियस ऊपर ऊपर स्किन के लगानी होती है। ट्रांसडर्मल जो आपकी स्किन के थोड़ा नीचे ट्रांसडर्मल इंजेक्शन वगैरह, सब क्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, ये सारे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इंजेक्शन की फॉर्म होता है। ट्रांसडर्मल भी होता है, सब क्यूटेनियस भी होता है, इंट्रामस्कुलर जो मसल के अंदर लगता है। इसके अलावा इनहेलेशन कैसे होती है? वो जो स्प्रे ब्रोंकोडाइलेशन के लिए यूज़ होते हैं, उसमें इनहेल कर रहे होते हैं। इंजेक्शन कुछ आप खा रहे होते हैं मेडिसिन अपने माउथ के थ्रू, बकल कुछ आप बकल और सबलिंगुअल मैंने आपको मेथड बताए थे जिसमें ज़ुबान के नीचे भी मेडिसिन रखी जाती है, जैसे कि मैंने आपको वो एनजीसिड की एग्जांपल दी थी जो कार्डियक पेशेंट में यूज़ होती है जब हाइपरटेंसिव होते हैं वो पेशेंट। इंट्रावीनस वेंस के थ्रू जो आपको देते हैं। वेजाइनल और रेक्टल ये वो मेथड है जिसके थ्रू जो पारेंट्रल था, ठीक है। अब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग नीडेड टू एडमिनिस्टर स्पेशल किन के ऊपर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक इंसुलिन इंजेक्शन पे, ब्लड शुगर टेस्टिंग पे, एपिपेन पे। अब एपिपेन क्या है कि एपिपेन एक एपिनेफ्रीन के स्पेशल इंजेक्शन होते हैं जिसको ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसको इंजेक्शन का जो स्पेसिफिक मेथड होता है उसको देखा जाता है। अब ये जो एपिपेन है, एपिनेफ्रीन के जो इंजेक्शंस हैं, ये आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसका जो डायमीटर है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको वैसोकंस्ट्रिक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपोजिटरी की फॉर्म में ऐसे जैसे लग्जेटिव दिए जाते हैं इंट्रारेक्टली, तो पिसेरी की फॉर्म में जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जो क्या नाम है, ऐसी मेडिसिन जो मनसूबाबंदी जो फैमिली प्लानिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो पिसेरीज बोलते हैं उसको। ऑक्सीजन उसका जो आपको रूट ऑफ किस तरह के उसको हमने पेशेंट के लिए प्रोवाइड करना है वो आना चाहिए। वेंटिलेटर का यूज़, मेडिकेशन दैट रिक्वायर फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, ऐसी मेडिकेशन जिसके लिए आपको कोई फिजियोलॉजिकल उसकी एक्टिविटी करवानी होती है उसका भी आपको एक स्पेशल मेथड पता होना चाहिए। उसके अलावा है PEG एडमिनिस्ट्रेशन।
पीजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो समझे कि खुराक की नाली जो लगाते हैं उसको लगाने का, जो एक्सटर्नली खुराक को पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको जो मेथड स्पेशल ट्यूब का पास करने का वो आना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ कि आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक इंसुलिन का इंजेक्शन, ब्लड शुगर टेस्टिंग और एपीपेन। ठीक है, उसके अलावा जो सपोजिटरीज हैं, पेसेरीज हैं, ऑक्सीजन है, मेडिकेशन जो जिसके लिए आपको कोई फिजिकल वर्क करवाना पड़ता हो, और पीईजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा कि आपकी जो आपने जो लास्ट का लेक्चर और आज वाला लेक्चर, उसमें हमने देखे कानून कौन कौन से हैं ड्रग को हैंडल करने के लिए, मेडिकेशन कौन सी यूज़ हो रही है, मेडिसिन की नाम क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस रूट के थ्रू हमने उसको बॉडी में इंजेक्ट करना है। ठीक है, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन के मेडिसिन जैसे हम लेते हैं उसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला है सेल्फ मेडिकेशन, खुद मेडिसिन पेशेंट ले, उसको हम सेल्फ मेडिकेशन लेवल 1 बोलते हैं। दिस माइट प्रॉम्प्ट टू ऑर्डर मेडिसिन एंड टू टेक मेडिकेशन, रीडिंग लेबल्स एंड इंफॉर्मेशन लीफलेट। ठीक है, पेशेंट मेडिसिन कोई भी जो पर्ची है उसको पढ़ के खुद मेडिसिन लेता है। लेवल 2 क्या होता है कि लेवल 2 सेल्फ मेडिकेशन विद फिजिकल असिस्टेंस, मतलब किसी की मदद लेके जो पेशेंट मेडिसिन लेता है। अब वो मदद ये भी हो सकती है कि कोई आपको याद करवाए, कोई आपको मेडिसिन निकाल के दे, तो ये सारी भी आपके लेवल 2 में आता है। दिस में इंक्लूड ओपनिंग मेडिसिन कंटेनर, प्रिपेयरिंग मेडिकेशन, जैसे इनहेलर हो गया, वो कोई क्रीम होगी, इसका कोई आपके साथ हेल्प करवा रहा हो तो उसका लेवल 2 की मेडिसिन बोलते हैं। लेवल 3 की अगर मेडिकेशन का रूट देखें तो एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन अकॉर्डेंस विद दी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, वो मेथड जिसके लिए आपको स्पेशल कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, जैसे कि ये आपका पीजी हो गया जो हमने पढ़ा कि खुराक की नाली को इंसर्ट करते हैं, वो इंजेक्शन हो गए, उसके लिए आपको खास इंसुलिन का इंजेक्शन हो गया, इसके लिए खास प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, तो वो आपके लेवल 3 की मेडिसिन होती है। हमने पढ़े 3 लेवल हैं मेडिसिन के, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए। एक सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 पेशेंट खुद पर्ची पढ़ के अपनी मेडिसिन ले रहा है। लेवल 2 पेशेंट किसी दूसरे बंदे की हेल्प ले रहा है, या वो बंदा उसको याद करवा रहा है, मेडिसिन खोल के दे रहा है, उसके मेडिसिन तैयार करवा रहा है, उसकी क्रीम की सूरत में उसके लगा रहा है। लेवल 3 वो है जब किसी स्पेशल प्रोटोकॉल के थ्रू कोई मेडिसिन बॉडी में इंजेक्ट हो रही है। अब उसके मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कुछ स्पेशल सिस्टम है, जिसमें मॉनिटर डोजेज सिस्टम है, MDS उसको बोलते हैं, उसकी एग्जांपल नोमाड, ब्लिस्टर पैक। अब ये डोजेज सिस्टम, मॉनिटर डोजेज सिस्टम वो है कि जिसके अंदर हम ये देखें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस तरह एक बॉक्सेस बने होते हैं, डोजेड बॉक्सेस के, जिसके अंदर पेशेंट के सारे दिन की या एक वक्त की अगर उसकी मेडिसिन है तो वो बता दी जाती है। जैसे अब ये जो ओपन है बॉक्स, उसके अंदर 1 टैबलेट है, 2 टैबलेट्स हैं और 4 कैप्सूल हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 2 टाइम मेडिसिन लेनी है और उस मेडिसिन में एक टैबलेट खानी है और 2 कैप्सूल खाने हैं। तो पेशेंट को इसके बारे में समझा दिया जाता है। ये डोज के स्पेशल बॉक्सेस होते हैं इसको स्टोर करने के लिए। मेडिसिन कंटेनर, इसी तरह मेडिसिन के स्पेशल कंटेनर होते हैं जिसके अंदर अक्सर मेडिसिन, जैसे ऑगमेंटन का तो सबको बताता है, तो उसको एक स्पेशल बोतल में डाल के देते हैं, तो मेडिसिन के कंटेनर होता है। मेडिसिन पोर्ट, स्पून, सिरिंजेस जो सिरप होते हैं उसके साथ स्पेशल या एक पोर्ट देते हैं या एक स्पून देते हैं, या सिरिंजेस कुछ होते हैं जो साथ अगर कोई इंजेक्शन है तो उसके लिए साथ स्पेशल सिरिंज होता है उसका। ठीक है,
तो ये हमने मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़े, जिसके अंदर हमने देखा कि डोजेज को स्टोर करने के लिए स्पेशल उसका एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमने इसके बॉक्सेस देखे, बॉटल्स देखी, पोर्ट, स्पून, सिरिंजेस वगैरह देखे। ठीक है, अब मेडिकेशन अगर खुद पेशेंट ले रहा है तो वो सबसे ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। कैसे कि उसकी सेल्फ कोई उसको मतलब जब इंडिपेंडेंट होता है पेशेंट तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर डिपेंडेंट हो जाए तो वो सेकेंडरी लेवल पे चला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एम्पावरमेंट आती है, पेशेंट को रिस्पेक्ट मिलती है, वो अपनी सेल्फ एस्टीम बनाता है, प्रोमोट इंडिपेंडेंस, प्रमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तरीकाकार है वो पेशेंट को रिस्पेक्ट, उसकी इंडिपेंडेंस और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन रखता है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके आपको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को एडवर्टाइज करना चाहिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में हम पढ़ते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क असेसमेंट। अब इसकी अगर रिस्क असेसमेंट की बात करें, और इज द पेशेंट एबल टू सेल्फ मेडिकेट, क्या पेशेंट खुद मेडिसिन ले सकता है, हाउ मच सपोर्ट डू दे नीड, कितनी उसको सपोर्ट की जरूरत है, आया कि उसको बस दूसरा सिर्फ याद करवा रहा है कि आपने मेडिसिन लेनी है, या उसको खोल के दे रहा है, या उसको खुद उसके मुंह में डाल के साथ उसको ड्रग एडमिनिस्टर करवा रहा है। वन नीड टू बी इन प्लेस, कि कौन सी चीज़ें किस जगह पे होनी चाहिए, आया कि उसकी मेडिसिन का तरीक़ेकार ठीक है कि नहीं, ये सारा हम इसमें देखते हैं। लोकेबल स्टोरेज, ऐसी जगह मेडिसिन पड़ी होनी चाहिए कि किसी की रसाई किसी और बच्चे की या किसी दूसरे की रसाई पॉसिबल ना हो सके। सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बाय केयर फैमिलीज़ और फ्रेंड्स आ जाते हैं, कि मैंने आपको बताया पहले कि अगर पेशेंट की सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन को हम नहीं प्रमोट करेंगे तो वो फिर सेकेंडरी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, जो कि या पेशेंट खुद का किसी केयरर के थ्रू, नर्स के थ्रू ले रहा है, कोई घर वालों के थ्रू या अपने दोस्तों के थ्रू। तो इधर कुछ उसके स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं जो मौजूद होनी चाहिए, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, हाइजीन प्रोसीजर, इन्फेक्शन कंट्रोल, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, नो टच टेक्निक, करेक्ट इक्विपमेंट, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि वो अरेंज्ड हैं कि नहीं है, ये देखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रिकॉशन क्या है, कोई टच तो नहीं कर रहा, उसके अलावा इक्विपमेंट उसकी जगह पे पड़ा है, क्या डॉक्यूमेंटेशन सही हो रही है कि नहीं। तो इस लेक्चर को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर तक कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत आसान सा था, समझ आ गई होगी आपको। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।